आज डिस्कशन का विषय है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन से सीधा सा मतलब है कि एक प्लेन में होने वाला मोशन। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इसका ये प्लेन है, इसमें होने वाला मोशन। इसमें दो कैटेगरी के मोशन जो है आप डिफाइन कर सकते हो सिंगल प्लेन में होने वाले। एक तो सिंगल डायमेंशन का, जो कि यहां पे लिख के आ रहा है रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, और दूसरा होता है कर्विलिनियर मोशन, कर्व पे होने वाला मोशन। तो बेसिकली ये दो प्रकार के जो मोशन मैं बोल रहा हूं, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन एंड मोशन ऑन कर्व, कर्विलिनियर मोशन, ये मोशन इन प्लेन की कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं मोशंस के विषय में डिस्कशन यहां से शुरू हो रहा है। ओके, चूंकि इन्हें कैटेगराइज करना है, बारी बारी से इन मोशंस को पढ़ना है, तो जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो है रेक्टिलिनियर मोशन की। तो हम लोग डिस्कशन का जो विषय रहेगा हमारा, उसमें पहले हम सिंगल डायमेंशन का जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन, उस पर डिस्कशन करेंगे। और अच्छा खासा डिस्कशन है, उसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी लंबा चलेगा डिस्कशन। कभी तो आप देखिए यहाँ रेक्टिलिनियर मोशन 1 करके आ रहा है, यानी कि 2, 3, 4, 5 सो ऑन ऐसे मौजूद होंगे। और जहां तक कर्विलिनियर मोशन का सवाल है, जब ये डिस्कशन हो जाएगा तो कर्विलिनियर आएगा, तो उसमें बहुत जाने पहचाने मोशन है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, पॉपुलर है काफी। प्रोजेक्टाइल मोशन कर्व पे होता है, पैराबोलिक पाथ पे। और सर्कुलर मोशन तो वेल नोन मोशन है, मोशन ऑन सर्किल, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इन जनरल मोशन ऑन कर्व, इन जनरल एक चैप्टर होगा कर्विलिनियर मोशन का, जिसमें जनरल कर्व, कोई भी कर्व हो, उसमें होने वाले मोशन के विषय में पूरी जानकारी, मतलब उसकी टेक्निकलिटी हम लोग सीख रहे होंगे। तो मोशन इन प्लेन से ये मतलब है, लेकिन थोड़ा और आपको विजुलाइज कराते हैं मोशन इन प्लेन। फिर मोशन इन प्लेन आपको पहले मैं विजुलाइज कराते हुए कितने प्रकार के मोशन जो है होते हैं उनको कैटेगराइज करता हूं, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि उनके कारण क्या होते हैं, उनके पीछे बेसिक रीजन क्या है ना भाई, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा। और जब ये बात आपको समझ में आ जाएगा तो हम लोग शुरू करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन से डिटेल में डिस्कशन। ठीक है, चलिए तो इंट्रोड्यूस करता हूं यहाँ पे ये दो प्रकार के मोशन किस तरीके के होते हैं, फिर उसे कैटेगराइज कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे आ रही है बात। एक तो ये मोशन होते हुए आपको दिख रहा है, ये मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ है। ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ भी बोल सकते हैं, इसे वन डायमेंशनल मोशन भी बोल सकते हैं, और इसे रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। बात एक ही है, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर सीधा सीधा, है ना। तो इस तरीके से इस मोशन को नाम दिया जाता है, इस पे डिटेल में डिस्कशन है। और जो कर्विलिनियर मोशन की मैंने बात की थी वो ये है कि देखें, ये जो बॉडी है ये कर्व पे मोशन ले रही है। अब ये कर्व जो है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं कर्व के होने की, पता नहीं कितने तरीके के कर्व हो सकते हैं। बहरहाल डिटेल में जो डिस्कशन होगा वो तो विशेष प्रकार से दो प्रकार के कर्व जो हम लोग पढ़ेंगे, एक तो पैराबोलिक पाथ और दूसरा सर्कुलर मोशन, ये वो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा इन जनरल और भी मोशन होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। अब इलिप्टिकल पाथ भी होता है, उसकी भी जानकारी मिलेगी आपको, है ना। चलते चलते कुछ जगहों पे वहां पे डिस्कस किया जाएगा। इन जनरल इस मोशन को कर्विलिनियर मोशन की कैटेगरी में रखते हुए डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये दो प्रकार के मोशन के पीछे होने का लॉजिक क्या है, वो सिंपल से लॉजिक है, कारण है, वो मैं बताता हूं आपको। ठीक, और इन्हीं में कैटेगराइज करता हूं कि इनमें स्ट्रेट और कर्व में कितने प्रकार की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो जरा ध्यान से देखिए, बहुत जरूरी बात है, बहुत यूजफुल बात है। टाइप्स ऑफ मोशंस। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन की बात आ रही है, उसमें दो प्रकार के मोशन मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। ठीक,
जरा आप खुद पहचानने की कोशिश करिएगा। ये देखें, दो बॉडीज हैं, ये स्ट्रेट पाथ पे मोशन करेंगे लेकिन इनमें फर्क दिखेगा, और ये फर्क आप खुद पहचानने की कोशिश कीजिएगा, इसमें फर्क क्या दिख रहा है। तो मैं भी बताऊंगा आपको, मैं तो बताऊंगा ही भाई, मैं कहाँ जाऊंगा ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन फिलहाल आप जरा पहचानिए। देखिए, ध्यान से देखिए मोशन थोड़ी देर तक। ओके, कुछ पहचान में आ रहा है, फर्क दिख रहा है? फर्क मैं बताता हूं आपको। ये जो मोशन हो रहा है ये कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, आप देखिएगा, बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट। और इसमें आप देखिएगा, इसमें फर्क दिख रहा है, ये मोशन धीमे शुरू होता है, तेज हो जाता है, पहले स्लो है फिर फास्ट हो गया, तो इसकी स्पीड बदल रही। स्ट्रेट लाइन मोशन में ये दो प्रकार के मोशन ऐसे हैं जिनमें एक जो है वो कांस्टेंट स्पीड का मोशन, ये कांस्टेंट स्पीड का मोशन है, जबकि इसमें जो स्पीड बदल रही है या बढ़ रही है इसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड स्पीड। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ये दो कैटेगरी होती है, कांस्टेंट एंड एक्सेलरेटेड। अब बात ये उठती है कि ये जो मोशन है इसमें साफ दिख रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहे हैं। क्यों भाई? सीधी सी बात है, एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही स्पीड से चल रहा है, कोई परिवर्तन है नहीं। जबकि इसमें परिवर्तन या चेंजेस दिख रहे हैं। चेंज यही दिख रहा है कि ये धीमे शुरू होता है और तेज गति से या तेजी से आगे बढ़ता है, तो इसमें तो चेंजेस दिख रहे हैं। तो एक वो मोशन जिसमें चेंजेस नहीं है, एक वो मोशन जिसमें फर्क हो रहा है, जिसमें चेंजेस दिख रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड का, एक एक्सेलरेटेड स्पीड का। ओके, ये दो प्रकार के मोशन के पीछे लॉजिक क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। फिलहाल और देखें मोशन और क्या हो सकते हैं। जैसा मैंने बोला था कि मोशन इन प्लेन में दूसरी कैटेगरी जो है मोशन ऑन कर्व की है। ये देखिए, कर्विलीनियर पाथ है, ये कर्व है, तो ये जो बॉडीज हैं ये कर्व पे चलेंगी। इनको भी जरा आप कंपेयर कर लें, कंपेयर करें इन दोनों का मोशन। इसमें भी स्थिति कुछ वही दिख रही होगी जो अभी आपको स्ट्रेट पाथ पे दो मोशन में दिख रही है। इसमें जो ऊपर वाली बॉडी है वो आप देख रहे होगे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कर्व पे चल रही है कांस्टेंट स्पीड से, जबकि ये दूसरी वाली बॉडी जो है उसी तरीके से एक्सेलरेट कर रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड स्पीड। तो उसमें और इसमें समानता भी है, लेकिन एक बुनियादी फर्क है, वो मोशन जो हो रहे थे स्ट्रेट पाथ पे हो रहे थे और ये मोशन कर्व पे हो रहे। ठीक, तो देखा जाए तो फाइनली अगर हम कैटेगराइज करें तो मोशन तो चार प्रकार के हो गए। पहली जो कैटेगरी थी उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन में दो प्रकार है, कांस्टेंट स्पीड वाला और एक्सेलरेटेड स्पीड वाला। तो दो तो ये हो गए, टू टाइप्स। और कर्व पे भी कुछ ऐसी स्थिति है, कर्व में भी दो प्रकार के मोशन हो गए, कांस्टेंट स्पीड और एक्सेलरेटेड स्पीड, इसमें भी दो है, तो कुल मिला के चार हुए ना। तो ये जो फोर मोशंस है इन पे ही डिस्कशन है। पहले हम लोग उठाएंगे स्ट्रेट पाथ वाला, और उस पे मैंने बताया था अभी कि लंबा डिस्कशन चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट मोशन है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा और काफी कुछ क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, एक अच्छा खासा उसका पोटेंशियल है उस चैप्टर का। ठीक है, कंपटीशन में आते हैं क्वेश्चंस, अपना पोटेंशियल रखता है, तो वो हम लोग बहुत कायदे से डिस्कस करेंगे और फिर कर्व पे भी आएंगे। ठीक, ओके। लेकिन फिर वही बात है कि ये चारों मोशन को परिवर्तन देने में या चेंजेस देने में या अलग अलग बनाने में लॉजिक क्या है या कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिखाता हूं। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से मैं कैटेगराइज करता हूं। ठीक, ये देखिए दो प्रकार के फोर्स का नाम आ रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। आप ये देखो, चेंजेस होने के कारण क्या होते हैं, कोई भी बॉडी किसी भी अवस्था में है उसमें अगर कोई परिवर्तन या चेंजेस हो रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोर्स। कौन बता रहा है ये? हालांकि ये सत्य है, ये नेचुरल बात है, एक ट्रूथ है, ये एक नेचर का ट्रूथ है। ये अगर चेंजेस देने हैं तो उसे फोर्स करना पड़ेगा। किसी भी सिस्टम
या किसी भी बॉडी या किसी भी हैपनिंग में अगर चेंजेस करने होंगे तो उसे फोर्स करना पड़ेगा। फोर्सफुली चेंजेस होते हैं हमेशा, चाहे वो आप लगाओ चाहे वो नेचर के जरिए लगाया जाए, अदरवाइज चेंजेस नहीं होते। अब आते हैं सबसे बेसिक लॉ पे, वो है न्यूटन्स लॉ मैकेनिक्स का, जो भगवान माना जाता है जिसे, है ना, न्यूटन को मैकेनिक्स का गॉड। तो उनका जो लॉ है उसमें फर्स्ट लॉ यही कहा गया ना। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। वो अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी थोड़ा जानकारी तो होनी चाहिए आपको। तो न्यूटन्स लॉ में जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई बॉडी या सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है एक्सटर्नल, तो उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। वो अपनी अवस्था को बनाए रखेगा, मेंटेन रखेगा। अवस्था बनाए रखने का मतलब है कि वो जैसे रुका था, अगर रुका था तो वो रुका रहेगा, और अगर वो चल रहा था तो वो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। अच्छा, मान लें फोर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा? फोर्स लगाएंगे तो सेकंड लॉ हो जाएगा न्यूटन का। कहने का मतलब है हमारा कि सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी बॉडी या सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स दिया जाए तो उसमें परिवर्तन या चेंजेस हो जाएंगे। उसका मोमेंटम बदल जाता है, उसकी स्पीड बदल जाती है, उसकी वेलोसिटी बदल सकती है, उसकी दिशा बदल सकती है, कोई ना कोई चेंज होगा उसमें। ठीक, अगर वो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है उस पर फोर्स किया जा रहा है। ये सेकंड लॉ। ठीक, ये बेसिक लॉ। अब बात आती है कि अभी 4 प्रकार के जो मोशन देखे आपने, उसमें सिर्फ एक प्रकार का मोशन ऐसा था जिसमें चेंज नहीं हो रहा था। अब आप कहोगे कि लग रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। 2 प्रकार के मोशन थे जिसमें चेंज नहीं हो रहा था, दोनों कांस्टेंट स्पीड वाले, एक स्ट्रेट पाथ पे और एक कर्वीलिनियर पाथ पे। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक प्रकार का मोशन ऐसा था जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। वो जानते हैं कौन सा था? वो स्ट्रेट पाथ वाला, रेक्टिलिनियर मोशन वाला पहला मोशन, कांस्टेंट स्पीड ऑन स्ट्रेट पाथ। क्यों मैंने कहा कि कोई चेंज नहीं हो रहा है? देखें, चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं। बॉडी अगर मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही है तो उसमें परिवर्तन देने के लिए चेंजेस 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उसे मोशन दे दिया जाए और एक उसको दिशा दे दी जाए। जैसे मान लें जो यहां पे दिखाया जा रहा था मोशन, उसकी बात कर रहे हैं, रुकी हुई बॉडी की बात छोड़ दें, सिंपल सी बात करें, क्योंकि हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन, तो मूव करने वाली बॉडी की बात करें, बेहतर होगा। अब बॉडी जब मूव कर रही थी तो उसके पास वेलोसिटी है, स्पीड भी है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है? वेलोसिटी का जो मॉडुलस होता है वो स्पीड होता है, वैल्यू, जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में स्पीड भी है, मतलब वैल्यू भी है, और डायरेक्शन भी है। जब कभी किसी बॉडी पे आप फोर्स करोगे, मूविंग बॉडी पे, तो उसमें 2 प्रकार के परिवर्तन या चेंजेस पॉसिबल हैं। या तो उसकी स्पीड बदल जाए या फिर उसकी दिशा बदल जाए। ध्यान दीजिएगा, दिशा बदल जाए। अगर डायरेक्शन बदल रहा है तब भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो अभी चेंजेस हो रहे हैं उसमें, दिशा बदल जाए। जानते, बिना फोर्स के दिशा नहीं बदलती है, बिना फोर्स की स्पीड भी नहीं बदलेगी, बिना फोर्स के दिशा भी नहीं बदलेगी। जब आप फोर्स करोगे तब चीजें होती हैं। आप खुद सोचो कि एक बॉडी ऐसे चल रही है, कोई ट्रॉली ऐसे चल रही है, ठीक, ऐसे चल रही है, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें। अब आप क्या करो, ऐसे उसे पुश कर दो, देखो उसकी स्पीड बदल जाएगी। जिस दिशा में वो चल रही है उसी दिशा में उसे पुश कर दो, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। या उसके ऑपोजिट, ऐसे चल रही थी ना, ऑपोजिट फोर्स कर दें, देखें उसकी स्पीड कम हो जाएगी। यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू यानी कि स्पीड की वैल्यू बदल रही है, स्पीड बदल रही है। और वहीं पे एक तरीका और है चेंजेस का, वो ऐसे चल रही थी, ऐसे ट्रॉली ऐसे चलती हुई आ रही थी, ऐसे ऐसे, आपने उसकी दिशा में नहीं, उसके पैरेलल नहीं, बल्कि परपेंडिकुलर पुश कर दिया। ऐसे आ रही थी ना, ऐसे आप ऐसे पुश कर दो, जानते हो उसकी दिशा बदल जाएगी, उसकी दिशा बदल जाएगी। वो ऐसे जा रही थी, ऐसे घूम जाएगी।
फोर्स के जरिए ही ये चेंजेस हुए। बॉडी स्ट्रेट पाथ पे चल रही थी, स्पीड में बदलाव आया, या फिर उसकी दिशा में बदलाव आया, डायरेक्शन में बदलाव आया। जानते हैं बिना फोर्स के ये बदलाव नहीं हो सकता। आप देखें 4 मोशन जो दिखाए गए थे, मैं फिर से आता हूं वापस। नहीं, ये जो मोशन दिखाए जा रहे थे स्ट्रेट पाथ पे, इसमें देखें ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, जबकि एक्सेलरेटेड है। आपको लग रहा होगा इस पे फोर्स किया गया है, अब महसूस होगा इस पे कोई फोर्स नहीं किया गया। अगर फोर्स किया जाता ना, ऐसे फोर्स करते या ऐसे फोर्स करने लगते हैं, तो इसकी स्पीड बदल जाती है। इसमें जरूर ऐसे फोर्स किया गया होगा, ऐसे पुश किया गया होगा किसी तरीके से, जिससे इसकी स्पीड बढ़ गई। अभी उल्टे दिशा में आप पुश करो ऐसे, तो जानते हैं इसकी स्पीड घट भी जाएगी, लेकिन दिशा नहीं बदल रही थी। डायरेक्शन बदलने वाला इसमें चेंजेस नहीं है। चेंजेस है एक में, है सिर्फ एक में चेंज है, एक में चेंजेस नहीं। ठीक, इसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। यही एक मोशन ऐसा है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। और अगले वाले केस में ये जो मोशन आप देख रहे थे, इसमें कांस्टेंट स्पीड है, आप कहें चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कांस्टेंट स्पीड के बावजूद हो रहा है, इसकी दिशा बदल रही है। दिशा, डायरेक्शन बदलना भी चेंज है। बिना फोर्स के डायरेक्शन बदल ही नहीं सकती बॉडी की। अगर किसी मोशन को फर्स्ट लॉ पे बिल्कुल डिफाइन किया जाए, फर्स्ट लॉ पे, तो वो सिर्फ ये वाला मोशन हो सकता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूं। कोई भी अवस्था में बदलाव नहीं हो रहा है। ये नहीं है इसमें अवस्था में इसकी स्पीड में बदलाव हो रहा है, जबकि कर वाले जो 2 मोशन है, इनमें दोनों में बदलाव है। ठीक है, इसमें स्पीड नहीं बदल रही है, लेकिन दिशा तो बदल रही है। और ये मोशन आप देखें तो इसमें तो स्पीड नहीं बदल रही है, एक्सीलरेटेड स्पीड है, और डायरेक्शन भी बदल रही है। फर्क तो इसमें भी है। कहने का मतलब है जो 4 मोशंस आपको दिखाए जा रहे हैं, उसमें एक ही मोशन ऐसा है, फर्स्ट वाला, है ना। तो सबसे पहला मोशन है ये कांस्टेंट स्पीड वाला स्ट्रेट पाथ पे, ये बिना किसी फोर्स के हो रहा है। जबकि बाकी 3 मोशंस, चाहे ये हो या फिर ये दोनों हो, ये दोनों ही मोशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं। मतलब मोशन में जब भी चेंजेस होंगे तो कहीं ना कहीं से फोर्स आएगा। अब फोर्स करता क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फोर्स की 2 कैटेगरी होती है। एक ऐसा फोर्स जो स्पीड में बदलाव कर सकता है, और एक ऐसा फोर्स जो डायरेक्शन में बदलाव कर सकता है। और उन्हीं को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पे या उन्हीं पे आधारित या बेस्ड है आगे का पूरा डिस्कशन। तो कम से कम मोशन हो रहा है तो उसके नेचर, उसके लॉजिक तो पहचाने, लॉजिक को पहचाने, तभी तो आगे आप मोशन जो है समझ पाओगे, है ना। ओके, तो चलते हैं, वापस आते हैं, उन फोर्सेस का नाम जो आया था उन पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां पे 2 प्रकार के फोर्सेस का नाम आ रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स और एक नॉर्मल फोर्स। इन दोनों की अपनी अपनी पहचान होती है, यानी कि अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, या अपना अपना तरीका होता है मोशन में बदलाव करने का। चलते हैं पहले टेंजेंशियल फोर्स की बात करते हैं, देखें ये क्या बदलाव करता है। टेंजेंशियल फोर्स जब किसी बॉडी पे लगता है तो क्या होता है, देखिए टेंजेंशियल फोर्स चेंजेस स्पीड ऑफ द बॉडी। जो फोर्स बॉडी की स्पीड को बदले वो टेंजेंशियल फोर्स की कैटेगरी में आता है। क्यों आता है वो खुद देख लें, क्यों ऐसा नाम है वो देखिए। अब ये बॉडी है, इसमें परिवर्तन आएंगे। कैसे आएंगे, इस पे देखिए एक फोर्स लगाया गया। इस फोर्स के कारण बॉडी के मोशन की दिशा में फोर्स लगने से इसकी स्पीड में बदलाव हो रहा है। धीमे से ये तेज हो रही है, धीमे से तेज हो रही है। जैसे मान लें सपोज थोड़ी देर के लिए इसकी स्पीड शुरू में 10 थी और बाद में 20 हो गई है। देख रहे हैं स्पीड में बदलाव है, दिशा में बदलाव नहीं है, सिर्फ स्पीड में बदलाव है। जानते हैं ये फोर्स इसीलिए मोशन की दिशा में, डायरेक्शन में लग रहा है। जब कभी फोर्स मोशन के डायरेक्शन में लगे या पैरेलल लगे तो स्पीड में बदलाव करता है। ऐसे फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स इसलिए बोलते हैं, एफ टॉ से लिखते हैं, क्योंकि ये पाथ के टेंजेंशियल है। जब भी कोई फोर्स ऐसा है जो पाथ के टेंजेंशियल हो उसे टेंजेंशियल फोर्स तो बोलेंगे ही, लेकिन वो एक ऐसा फोर्स होता है जो स्पीड में बदलाव करता है, वो दिशा में बदलाव नहीं कर सकता। यह है।
ठीक, ओके। ये इस समय एक्सेलरेटेड स्पीड का फोर्स, ये फोर्स जो है स्पीड को बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट करा रहा है, इसे बोलेंगे एक्सेलरेटेड स्पीड वाला फोर्स, या एक्सेलरेटिंग फोर्स भी इसे बोलते हैं। इस फोर्स को एक्सेलरेटिंग फोर्स, वो फोर्स जो एक्सेलरेट करा दे। ठीक, एक दूसरी कैटेगरी भी हो सकती है, फोर्स उल्टा लगा दे मोशन की दिशा के। अगर फोर्स को आप मोशन की दिशा का उल्टा लगा दें, ये देखिए, तो ये स्पीड को क्या करेगा? यस करेक्ट, ये स्पीड को घटाएगा। ये देखिए, ये रोकने की कोशिश कर रहा है उल्टा लग के। ये भी टेंजेंशियल है, ये भी टेंजेंशियल है, क्योंकि पाथ के टेंजेंशियल ये लगा है, पाथ के पैरेलल लगा है, पाथ पे ही लगा है, या पाथ को छूता हुआ लगा है, इसीलिए टेंजेंशियल फोर्स से बोलते हैं। लेकिन ये मोशन को रिटार्ड करा रहा है, स्पीड को घटा रहा है। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स रिटार्डिंग मोशन। देखें यहां स्पीड आप देखें, ये पहले 20 थी, अब 10 हो गई, स्पीड घटी ना, इसे बोलेंगे रिटार्डेड और डिसेलरेटेड स्पीड। ये दोनों यूज करते हैं वर्ड, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन हो रहा है या डिसेलरेशन हो रहा है, ये दोनों एक ही बात है। ये भी टेंजेंशियल फोर्स है, लेकिन उल्टा लग रहा है। ठीक, प्रैक्टिकल कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूं कि ये फोर्स कैसे लगाए जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल कंडीशन में जब आप कोई गाड़ी या कार या बाइक चला रहे हैं, तो उसमें ब्रेक्स और एक्सीलेटर्स, इसमें ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों है। यहां देखिए एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है बाइक में। यहाँ पे एक्सीलेटर और ब्रेक सब दिख रहे हैं, है ना। जब आप इनका यूज करते हैं तो टेंजेंशियल फोर्स गाड़ी में लगता है। जब आप एक्सीलेटर यूज करते हो, एक्सीलेटर या पैर से एक्सीलेटर यूज कर रहे हैं कार में या बाइक में ऐसे एक्सीलेट कर रहे हैं, तो जानते हैं टेंजेंशियल फोर्स सपोर्टिंग डायरेक्शन का लगता है। ऐसा फोर्स जो बॉडी की स्पीड को बढ़ा रहा है। और जब आप ब्रेक लगाते हो तो स्पीड घटती है, उल्टा फोर्स लगता है। तो एक्सीलेटर्स जो होते हैं और ब्रेक्स जो होते हैं वो टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं गाड़ी में। ठीक है, एक स्पीड को बढ़ाता है तो दूसरा स्पीड को घटाता है। चले, अगर नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, ये भी देखते हैं। नॉर्मल फोर्स Fn चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये फोर्स जब मोशन पे लगता है, मतलब बॉडी पे लगता है मोशन के दौरान, तो ये दिशा बदल देता है बॉडी की। और कुछ ऐसे देखिए, ये देख रहे हैं, ये फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स है, ये पाथ के जो पाथ है उसके नॉर्मल लग रहा है। नतीजा ये कर्व पे आ गई बॉडी, नॉर्मल फोर्स है, देखिए बॉडी ऐसे चलेगी, ये देखो ये नॉर्मल लग रहा है पाथ के, इसीलिए बॉडी कर्व पे चल रही। तो नॉर्मल फोर्स बॉडी को घुमाने का काम करता है कर्व पे। अगर प्रैक्टिकल कंडीशन की हम बात करें, प्रैक्टिकल कंडीशन में तो ये डायरेक्शन चेंजेस करने का काम, डायरेक्शन को चेंज करने का काम, देखिए कार में ये स्टीयरिंग और बाइक या साइकिल में, बाइसिकल में ये हैंडल। स्टीयरिंग एंड हैंडल क्रिएट नॉर्मल फोर्स। जब आप स्टीयरिंग को ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे, तो नॉर्मल फोर्स क्रिएट करता है, तो वो गाड़ी को घुमा देता है ऐसे या ऐसे। ऐसी ही वो जो हैंडल होता है उसे जब आप घुमाते हो तो बाइक जो है घूमती है ऐसे, है ना। तो ये काम करते हैं ऐसे, ये क्रिएट करते हैं स्टीयरिंग और हैंडल नॉर्मल फोर्स। तो ये दो फोर्स जो हैं ये सभी प्रकार के मोशन को डिफाइन कर देते हैं। जितने भी कोई भी मोशन हो, इसके तीसरा फोर्स नहीं होता है, ये दो ही प्रकार के फोर्स होते हैं जो किसी भी तरीके के मोशन को गवर्न करते हैं, उसको कैटेगराइज करवाते हैं। हालांकि मेजर कैटेगरी अगर देखा जाए तो दो ही हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व। अब स्ट्रेट लाइन में दो प्रकार हो गए या तीन प्रकार आप कह सकते हो। कांस्टेंट मोशन, तो जिसमें फोर्स ही नहीं लग रहा है, कांस्टेंट स्पीड वाला। अदरवाइज अगर स्पीड बदलने की बात हो गई तो फिर वो ब्रेक हो गया, एक्सलेट करा दिया, ब्रेक कर दिया,
एक्सेलरेटेड मोशन है या रिटार्डेड मोशन है, ये हो गया, ही होते हैं, ठीक। और कर्वीलिनियर मोशन में तो कर्व के आकार पे डिपेंड करता है, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज रखती है। कुछ मेजर कर्व जो होते हैं, जो मेन कर्व है, उन पे हम लोग विशेष तरीके से डिस्कस करेंगे आगे चल के अलग अलग चैप्टर्स में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको इसके पीछे जो लॉजिक है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा होगा, ठीक। ओके, अब जब इतनी बात क्लियर हो गई कि मोशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है, तो जरा इसे रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड वाला जो मोशन है, इसमें आप बताएंगे कि ये कौन सा फोर्स इस पे लग रहा है, टेंजेंशियल, नॉर्मल, बताएं। करेक्ट, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यस। 10 की स्पीड से चल रहा था, 10 की स्पीड से बाद में भी है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हुई है, ना स्पीड बदली, यानी कि इस पे कोई फोर्स नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए एक्सीलरेटेड में, तो ये जो मोशन है इसमें स्पीड बदल रही है, 10 से था और ये 20 हो गया, तो इसमें एक विशेष प्रकार का फोर्स यूज हो रहा होगा। तो अगर फोर्स हम यहाँ पे मार्क करना शुरू करें तो देखें, ना तो इस पे टेंजेंशियल फोर्स है क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही है, और ना ही नॉर्मल फोर्स है क्योंकि दिशा भी नहीं बदल रही है, ठीक है। और इसकी बात करें तो इस पे टेंजेंशियल फोर्स है भाई, क्योंकि स्पीड बदल रही है, जबकि नॉर्मल फोर्स इस पे नहीं है। अगर नॉर्मल फोर्स होता तो ये कर्व पे चला जाता, दिशा नहीं बदल रही तो नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। तो ये दो मोशन स्ट्रेट पाथ पे ये आपने देखा, ठीक। इनमें फोर्स का यूज होना देखा, इसमें कोई भी फोर्स नहीं है, जबकि इसमें एक फोर्स है, टेंजेंशियल। जबकि कर्व पे बात आ रही थी, तो जो पहला मोशन था कर्व पे, जो कांस्टेंट स्पीड से हो रहा था, है ना, 10 से पहले भी है और 10 से बाद में भी है, लेकिन ये कर्व पे चल रहा है, तो बताएंगे इसमें कौन सा फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स होगा कि नहीं? नहीं होगा, यस। इसमें टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा, तभी तो कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि अवस्था बदल रही, इस पे एक फोर्स तो होगा ही। कौन सा फोर्स? जो इसकी डायरेक्शन को बदल रहा है, यानी कि नॉर्मल फोर्स। तो ये एक ऐसा मोशन है जिसमें टेंजेंशियल फोर्स तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। इसका जो दूसरा कैटेगरी था, है ना, उसमें स्पीड भी बदल रही है, एक्सलेटेड स्पीड है, और दिशा भी बदल रही है। स्पष्ट हो गया कि यही एक ऐसा मोशन है जिसमें दोनों प्रकार के फोर्स साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। स्पीड को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स, देखिए कर्व के टेंजेंट है, ये कर्व पे लग रहा है, पाथ के अलोंग लगता है। और दूसरा नॉर्मल फोर्स, जो कि इसकी दिशा को बदल रहा है। इसमें दोनों प्रकार के फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी ऐसा मोशन हो रहा है। इन्हीं चार प्रकार के मोशन पे सारे मोशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी प्रकार के फोर्सेस लगते हैं, तो डिफरेंट टाइप के मोशंस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये है कैटेगरी मोशंस की। अब इसमें विशेष प्रकार का जो एक केस है रेक्टिलिनियर मोशन, उस पे हम लोग डिस्कशन पहले शुरू करेंगे, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन के केसेस पे आने से पहले कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें और सीख ली जाए, ठीक। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, और इनमें फर्क क्या है। ध्यान से देखिए, बहुत इजी है लेकिन फिर भी कभी कभी ट्रिकी हो जाता है, और इंपॉर्टेंट बहुत है। ये एक प्लेस है ए और एक दूसरा प्लेस है बी। ए से बी की तरफ एक बॉडी एक कर्व पे चल के जा रही है, ऐसे ये मूव कर्व पे इसका मोशन हो रहा है, ठीक। अब ये जो कर्व है, ये बेसिकली एक पाथ है जिसपे ये बॉडी चल रही है, और इस पाथ की एक लेंथ होगी, इसमें कोई शक नहीं, इस पूरे पाथ की एक लेंथ होगी, ऐसे। अब नापते जाए ऐसे ऐसे ऐसे, इसे नापते जाए तो एक लेंथ निकल के आएगी इसकी, ठीक। इसी लेंथ को बेसिकली एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
पाथ लेंथ, इसी को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोलते हैं या डिस्टेंस डी। इसे कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया इस मोशन के दौरान ए से बी जाने में, वो कुछ और नहीं है, इस पाथ की लेंथ है। ठीक है, जैसे मान लें आप एक कार से किसी प्लेस के लिए निकलते हैं, अपने शहर से किसी दूसरे शहर। अब आप जब जाते हो तो हाईवे पे चलते हो तो वो स्ट्रेट तो होता नहीं है, वो तो कर्वी तो होता है, घूमते घामते जा रहे हैं, किसी इस पाथ पे मुड़ गए, कभी वैसे मुड़ गए, ऐसे चलते चले जा रहे हैं। ठीक, सबसे ज्यादा तो घूमता फिरता पाथ जो हिल्स में दिखाई देता है, सर्पेंटाइन रोड जो होती है। तो ये जो पाथ, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं उसमें आप देखते होंगे और रास्ते में माइल्स स्टोन बोलते हैं लगे रहते हैं, माइल्स स्टोन नाम है उनका। हालांकि हर स्टोन पे जो है वो जो डिस्टेंस लिखी होती है या जो लेंथ लिखी होती है वो किलोमीटर में होती है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसे लिख के आता है ना, 1, 2, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, उसी से आपको पता चलता है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। वो डिस्टेंस ही है ना। वो जगह जगह पे ऐसे माइल्स स्टोन लगे रहते हैं और उसमें ये लिखा होता है। ठीक, वो कुछ और नहीं है, वो पाथ लेंथ है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे चलते चले जा रहे हैं, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, ऐसे। वही है पाथ लेंथ, है ना। पूरे पाथ की लेंथ, वही बोलते हैं इतनी डिस्टेंस, कहते नहीं कितनी दूरी है हमारे शहर से आपका शहर कितनी दूर है, दूर, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द रोड, द पाथ, है ना, जिस पर ट्रेवल किया। ठीक, अच्छा। वहीं पे ये जो एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जिसे वेक्टर से दिखाया गया, आप देखो ये स्ट्रेट बिल्कुल ए से बी, ये अगर आप बोलो तो इसे आप डिस्टेंस नहीं बोलोगे, इसे बोलना चाहिए डायरेक्ट डिस्टेंस। ये भी तो है डिस्टेंस ए और बी के बीच की, लेकिन ये डायरेक्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट डिस्टेंस के अलावा डिस्प्लेसमेंट। इसे डायरेक्ट डिस्टेंस बोलने का मतलब ये कि सीधी डिस्टेंस। आप ये बताओ कि अगर दो प्लेस हैं उनके बीच की ये सीधी डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकलेगा डायरेक्ट डिस्टेंस? कोई मैप है या गूगल मैप है या किसी पे भी आप देख रहे हो तो उसमें पाथ दिखाई देता है ना, तो उससे तो पाथ लेंथ आ गया, उसमें डिस्टेंस नापा। और अगर आप जो है सीधे अगर देख लें उसमें नाप लें, ये है ना स्ट्रेट, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस हो गई किसी मैप पे, डायरेक्ट डिस्टेंस। आप ये बताओ क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आप डायरेक्ट जाते हो ऐसे सीधे, नाक की सीध में ऐसे चल के जा सकते नहीं ना जा सकते, वो कहीं जा रहे हैं और प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब फ्लाइट से जाएं आप ऐसे सीधे, ऐसे फ्लाई करते हुए सीधे, तो बात अलग। तो जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है बेसिकली देखा जाए तो छोटी होगी ये वैल्यू, और ये स्ट्रेट लाइन पे चलती है। इस वैल्यू से, इस लेंथ से ये वैल्यू कम होगी। इसीलिए जनरली आप देखो, जनरली क्या होता ही है, कर्व पे अगर मोशन हो रहा है कर्व पे, तो डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस से या पाथ लेंथ से कम ही मिलेगी, बशर्ते कि मोशन कर्व पे हो। खैर अभी कंपैरिजन का अभी और भी मौका है, अभी आते हैं हम लोग, सारी चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन फिलहाल अभी पहचाने ये क्या है। अच्छा, अब होती है बात कि ये जो दो क्वांटिटीज आपको दिख रही है ना, तो इसमें ये जो क्वांटिटी है स्केलर होती है, मतलब ये स्केलर मैथमेटिक्स पे चलती है। स्केलर मैथमेटिक्स सिंपल मैथमेटिक्स, वो आप देखो है ही ऐसे कि जैसे कह रहे थे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ऐसे चलते 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 मान लें 10 किलोमीटर हुआ तो जोड़ दिया ना सीधे, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते चले गए। कौन सी मैथमेटिक्स चल रही है, ऐड करते जा रहे हैं सिंपल तरीके से, स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। जब रोड पे आप चल रहे हो तो माइल्स स्टोन को आप जो है वैल्यू को जोड़ते चल रहे हो, उसमें आप दिशाएं नहीं देख रहे हो, कोई वेक्टर मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हो, कोई स्पेशल मैथमेटिक्स नहीं लगा रहे हो, आप सीधे उसे सम करते हुए चल रहे हो। स्केलर है, स्केलर मैथमेटिक्स, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। जिस क्वांटिटी में मैथमेटिक्स स्केलर चले वो स्केलर मैथमेटिक्स हो गई। लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए
आप मैथमेटिक्स स्केलर नहीं कर सकते। उसमें मैथमेटिक्स जो यूज होती है वो वेक्टर मैथमेटिक्स यूज होती है। अभी मैं दिखाता हूं आपको एग्जांपल से कैसे होगा, तो मैं अभी दिखाता हूं। इसीलिए इस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, लेकिन दिखाया भी गया है वेक्टर से। ये वेक्टर मैथमेटिक्स होती है इसमें, ठीक है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क दिखाता हूं। जैसे कैलकुलेट करने की बात आ जाए किसी पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ तो आप खूब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं उसके, उसी का एग्जाम्पल उठाता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस पे भी आऊंगा। जैसे मान लें ये कार है और एक सर्कुलर पाथ पे ये चलती है। देखें कैसा है, ये देखिए। ओके, इसने हाफ सर्किल किया इस कार ने। अगर ये सर्किल आर रेडियस का है, हाफ सर्किल है, सेमी सर्किल है, हाफ सर्किल मतलब सेमी सर्किल, ये सेमी सर्कुलर पाथ है, तो इसमें शुरुआत इसने यहां से की, एंड यहां पे हुआ। इस दौरान अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना है ट्रेवल्ड, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। और ये जो पाथ हुआ सेमी सर्कुलर पाथ, इसकी लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस होगी। तो ये दोनों ही फाइंड करना बहुत आसान है। ये देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये लेंथ जो होगी आर और आर मिलके ये ट्वाइस आर, तो डिस्प्लेसमेंट इज ट्वाइस आर। जबकि डिस्टेंस की बात करें यानी कि पाथ लेंथ की बात करें, तो ये सेमी सर्किल का ये जो हाफ सर्किल है इसका लेंथ कितना होगा आप जानते हो। कंप्लीट सर्किल जो होता है उसकी लेंथ होती है ट्वाइस पाई आर, ट्वाइस पाई आर कंप्लीट सर्किल, तो उसका हाफ करें तो कितना होगा, कोर्स पाई आर। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई वो पाई आर, ठीक। एक एग्जांपल तो ये हुआ सिंपल। मान लें इसी कार को कंप्लीट सर्किल पे चलाते हैं, ठीक, ये देखिए, देख रहे हो, ये कार कंप्लीट सर्किल करती है। अब डिस्प्लेसमेंट बताइए। यस यस, क्या होगा, यस जीरो, जहां से चली वहीं पे लौट आई। डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली देखा जाए तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट जो होता है उसके बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल से फाइनल के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस होती है ना। डिस्प्लेसमेंट देखिए इनिशियल से फाइनल की डायरेक्ट डिस्टेंस है। अगर ये बी पॉइंट घूम के यहीं पे आ जाए तो ए और बी के बीच का फासला ही नहीं रहेगा, और ए और बी अगर कॉन्साइड कर जाए, यहां से ये बी है ना, बी घूम के यहीं पे आ जाए तो क्या होगा, तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं मिलेगी, यानी कि ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। वही चीज आपको यहां पे दिखाया गया एग्जांपल पे, यहां पे नहीं है ऐसा। यहां पे जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो एग्जिस्ट कर रही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो एक जगह पे नहीं है। जबकि इस वाले केस में ये देखिए जहां से चली कार वहीं पे आ गई, तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जबकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस होता है पाथ। ये कंप्लीट पाथ लेंथ जो है ना ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकती। डिस्टेंस कितना लिखेंगे, यस इस पूरे सर्किल की लेंथ यानी कि ट्वाइस पाई आर। अच्छा मान लें यही कार अब की बार देखिएगा क्या कर रही है, दो सर्किल कंप्लीट कर रही है। फिर से देखें, एक सर्किल हुआ फिर दूसरा सर्किल कंप्लीट किया इसने, डिस्प्लेसमेंट बोले यस, फिर जीरो, डिस्प्लेसमेंट फिर जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ गई। डिस्टेंस जानते हैं अब डबल हो जाएगा, एक लेंथ इसने ट्रेवल किया था फिर दोबारा लेंथ ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितनी हो गई, यस सबकी बात ट्वाइस ऑफ ट्वाइस पाई आर, डबल सर्किल यानी कि 4 पाई आर। यहां से कंक्लूजन क्या निकला
कंक्लूजन ये निकला कि डिस्प्लेसमेंट, किसी मोशन में डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होने की संभावना रहती है। जब कभी बॉडी लौट के उसी पोजीशन पे आ जाए जहां से वो चली थी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर बॉडी मूव कर गई है तो डिस्टेंस जीरो होना ही नहीं है। जैसे मान लें हम लोग अपने ही मोशन की बात करें तो मैं यहां से यहां चल के जा रहा हूं सपोज, ठीक, ऐसे ऐसे चल रहा हूं। अब देखिए मेरे जो स्टेप्स की काउंटिंग है 1 2 3 4, ठीक, ये स्टेप्स की काउंटिंग 4 हुआ, फिर लौटा 1 2 3 4, ठीक। बताएं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? 4 + 4 8 स्टेप्स। अब आप ये बताओ कि अगर मैं यहां से चल दूं तो क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? नहीं ना। डिस्टेंस स्टेप्स की काउंटिंग है, पाथ की लेंथ है। जो एक बार मूव कर गई बॉडी तो पाथ बन गया, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस तो एक ही केस में जीरो हो सकता है, वो ये कि आप चलो ही नहीं मैं यहां से शुरू ही नहीं करता हूं। अब डिस्टेंस भी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, ठीक। लेकिन अगर चल दिया भाई तो चलने के बाद डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता। नंबर ऑफ स्टेप्स तो आपने किया ही है, चाहे आप कितने भी किलोमीटर घूम के घर चले आए, है ना, लेकिन आपने स्टेप्स तो लिए ही हैं। स्टेप्स की टोटल काउंटिंग डिस्टेंस है, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया जब जब मोशन के दौरान आप ओरिजिन पे यानी कि अपने इनिशियल पोजीशन पे लौट के आएंगे। जब जब लौट के आएंगे तब तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। आप सोचो कि जो बाइक में या कार में जो स्पीडोमीटर लगा होता है उस पर किलोमीटर भी आता है, ये गाड़ी कितनी चली, आज कितना चलाया आपने, वो क्या होता है, वो काउंटिंग कभी घटती है? नहीं ना। आप शोरूम से लेके आ रहे हैं गाड़ी, चले शोरूम से लेके आ रहे हैं, उसमें सपोज मीटर पे जीरो है, लेकिन आप घर आते हो, फिर वापस मान ले शोरूम चले जाते हो कभी, है ना, उसकी सर्विसिंग के लिए, तो क्या डिस्टेंस जीरो हो जाता है? आप देखिए काउंटिंग तो बढ़ेगी ना, जितनी बार आप वापस वहीं पे जाएंगे शोरूम पे, है ना, कभी भी डिस्टेंस आप घटता हुआ नहीं देखोगे। काउंटर जो होता है वो माइलेज या किलोमीटर को जोड़ता चलता है, जबकि जब जब आप वहां पे जा रहे हैं सर्विस स्टेशन पे तब तब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जहां से आपने गाड़ी निकाली थी वहीं पे लौटा के जब जब ले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। इसीलिए जो गाड़ियां जो हैं सेकंड हैंड खरीदते हैं लोग, उसमें वो माइलेज देखा जाता है कि कितने किलोमीटर चली है, कितने किलोमीटर, क्योंकि वो काउंटर जो हमेशा जोड़ता चलता है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती। अगर मोशन हो गया तो, मोशन नहीं हुआ तो डिस्टेंस भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। पाथ ही नहीं हुआ तो पाथ लेंथ नहीं आया। हमारे ख्याल से इतने में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कब हमें डिस्टेंस को जीरो रखना है, मतलब अगर मान ले क्वेश्चन आता है कब पॉसिबिलिटी है, और कब जो है डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। डिस्टेंस के जीरो होने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं अगर मोशन हो गया तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बनी रहती है। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, जो जीरो हो सकता है वो घट भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नहीं घटता है, वो बढ़ता ही चलता है। चलिए और बात स्पष्ट हो जाएगी आगे, हम लोग जैसे और मोशन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। चले एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं तो और बात स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन फॉलोइंग मोशंस। दो प्रकार के केसेस दिए हैं, इसमें दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। चले पहला केस उठाते हैं, उसमें है अ बॉडी फर्स्ट मूव्स टुवर्ड्स ईस्ट बाय 3 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, एंड देन टुवर्ड्स साउथ, साउथ ऐसे हो जाएगा ना, उसके बाद 4 किलोमीटर साउथ।
अब ऐसे केस में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है। ओके, दूसरा केस है बॉडी मूव्स ऑन अ सर्किल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है ऐसे, ठीक है, एज शोन इन फिगर। तो ये फिगर दी हुई है, ये सर्किल का रेडियस दिया हुआ है, इसमें भी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। वन बाय वन उठाते हैं, पहले ये वाला उठाते हैं, चलिए, यस, फर्स्ट वन। ओके, इसको जरा ड्रॉ करते हैं, कैसे है ये, तो पाथ कैसे है। तो देखें, ये पहला जो पाथ हुआ, यानी कि वेक्टर जो बनाया हमने 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये 3 किलोमीटर किधर, ईस्ट की तरफ, ठीक। और फिर साउथ यानी कि नीचे, ये देखें, ये 4 किलोमीटर, ये हो गया, ठीक। अब ये एक पाथ लेंथ है, एक पाथ लेंथ ये है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई स्पष्ट है, दोनों को जोड़ दें, स्केलर क्वांटिटी है, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ये 3 ऐसे चला, 4 इधर चला, टोटल चला वो 7 किलोमीटर कवरेज हुआ। ये तो डिस्टेंस हो गया, पाथ लेंथ जो कवर हुआ। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही लिखता है? नहीं ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल के तरफ डायरेक्ट डिस्टेंस। ये देखिए, ये है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्ट डिस्टेंस। अब ये बताएं, इसकी वैल्यू क्या सिंपल स्केलर मैथमेटिक्स से हो जाएगी? कैसे होगी? यस, वेक्टर से होगी। और ये बन गया क्या? ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। आप देख के बता सकते हो कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कौन सी मैथमेटिक्स लग रही है? वेक्टर ही तो। ये होना चाहिए 5 किलोमीटर। 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन वाला ट्राइंगल है। वैसे भी पाइथागोरस से √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये कौन सी मैथमेटिक्स यूज हो रही है? वेक्टर ही तो यूज हो रहा है ना। ये वेक्टर है, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 7। ओके, दूसरा केस उठाते हैं। अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्किल फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर। इस फिगर में दिखाया है, ये एक सर्किल पे चल रहा है ए से बी, और इसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें काउंट करना है। चलें पहले डिस्प्लेसमेंट एक जरा देखा जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट पहले देखते हैं तो ए से बी की तरफ डायरेक्ट डिस्टेंस, ये देखिए, ये डायरेक्ट डिस्टेंस, ये कवर। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स हो गई। ये देखें, इस राइट एंगल ट्राइंगल से हो गया, ये आर होगा, ये आर होगा। कौन सा ट्राइंगल हो गया? ये 45 डिग्री वाला आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। 1, 1 √2 वाला आर आर, और ये क्या होगा? यस, आर √2। ये जो वैल्यू होगी अगर आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट की, तो √2r। वैसे भी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल अंडर रूट, पाइथागोरस से √2r। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये डिस्टेंस कैसे निकाले बताएंगे आप? ये कर्व की लेंथ, इसको फाइंड करने के लिए वो जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला जो होता है, याद है आपको? जो सर्किल का सेक्टर होता है उसकी लेंथ एल वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो याद होगा, थीटा इंटू आर, एंगल इंटू रेडियस। बहरहाल मैं दिखाता हूं। इसके लिए आपको ये देखना होगा कि ये जो घूम रहा है इसने कितना एंगुलर कवरेज लिया। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 3π/2, क्योंकि हर राइट एंगल π/2 के बराबर होगा। तो ये कितने राइट एंगल है? 1, 2, 3, 4। अगर आप इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड करें, तो इसमें कवरेज 1, 2, 3 का है, ये नहीं है, 3π/2, ठीक है, यानी कि 270 डिग्री। बहरहाल एंगल 3π/2 कवरेज है। लेंथ निकालने का, आर्क लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, वो थीटा इंटू आर होता है ज्योमेट्री में। जो सेक्टर होता है सर्किल का, उसका एंगल तो अगर रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर्क लेंथ आती है। यहां पे रेडियस आर दिया ही हुआ है, एंगल आप थीटा 3π/2 रख दें, ये देखिए आंसर हो गया। तो जो डिस्टेंस है या पाथ लेंथ है वो ये होगी 3π/2 इंटू आर। सिंपल, ऐसे।
कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंपैरिजन और एलोबरेट करते हुए और स्पष्ट करते हुए थोड़ा सा और जाने, डिफरेंट टाइप के मोशंस में थोड़ा सा और बेहतर कैटेगरी मतलब कैटेगराइज कर रहा हूं या स्पेसिफाई कर रहा हूं दोनों को कंपेयर करने के लिए। देखिए, आपने देखा था कि मोशन दो कैटेगरी थी, स्ट्रेट लाइन मोशन भी था और कर्वीलिनियर मोशन। अभी हमने जो डिफाइन किया है उसे आपने देखा कि कर्वीलिनियर पे डिफाइन किया था, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो तो कैसे काउंटिंग होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, या दोनों में फर्क होगा या नहीं होगा। देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन पे अगर बॉडी चल रही है तो उसमें दो प्रकार के केसेस, उसमें पहला मैं दिखा रहा हूं यूनिडायरेक्शनल मोशन। यूनिडायरेक्शनल से मतलब है कि सिर्फ एक ही दिशा का स्ट्रेट पाथ पे मोशन, जैसे ये बॉडी सिर्फ एक दिशा में जाएगी ऐसे स्ट्रेट पाथ पे है, एक ही दिशा में चल रही है। एक दिशा में चलने मतलब कि जैसे इस समय ईस्ट की तरफ अगर ये जा रही है तो ये लौटेगी नहीं। अभी ये हो सकता है कि चले फिर लौटने लगे, उस पर भी आएंगे, उसे यूनिडायरेक्शनल नहीं बोलेंगे। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि सिर्फ एक दिशा में ऐसे चलना। ये देखिए, ऐसे केस में आप खुद देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कवरेज हो रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। यही है डिस्टेंस या यही है पाथ लेंथ और यही है डायरेक्ट डिस्टेंस। पाथ लेंथ साफ तौर पे स्ट्रेट दिख रहा है तो यही पाथ लेंथ है जो कि डिस्टेंस लिखा गया है, और इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है जिसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं वही है। यानी कि अगर बॉडी यूनिडायरेक्शनल मोशन में हो स्ट्रेट पाथ पे तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। स्पष्ट है। लेकिन अगर बॉडी ने टर्न ले लिया, टर्न का मतलब है वापस उसी पाथ पे लौटे, बॉडी टर्न्स बैक, तो जरा ध्यान से देखिएगा कवरेज। बॉडी पहले सीधी एक ही डायरेक्शन में जाएगी फिर टर्न लेगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिएगा क्या फर्क आ रहा है कवरेज पे। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवरेज, ठीक। फिर देखिए आगे, अभी बॉडी ने टर्न नहीं लिया, अभी तक क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ये यूनिडायरेक्शनल हुआ। लेकिन बॉडी अगर टर्न लेती है, टर्न लेती है, देखिए क्या हो जाता है, ये पूरा ये ब्लू लाइन से जो दिख रहा है ना, ये पूरा पाथ लेंथ है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना रह गया। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस इस डिस्प्लेसमेंट, कौन सा ज्यादा दिख रहा है इसमें, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। स्ट्रेट पाथ पे दो प्रकार के केसेस हो सकते हैं। अगर पाथ यूनिडायरेक्शनल हो सिर्फ, देखिए यहां वो भी है, अगर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। आप देखिए, है ना, अगर पाथ यूनिडायरेक्शनल हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो अपीयर हो रहे हैं ये बराबर होंगे। लेकिन अगर बॉडी ने टर्न ले लिया उसी पाथ पे, वापस लौटी, तो ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकते। डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा, कम हो जाएगा। इनिशियल से फाइनल के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, जबकि डिस्टेंस पूरा ये पाथ लेंथ है। इसीलिए ऐसे केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए? हो ही नहीं सकता। बराबर हो सकते हैं दोनों, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। या तो छोटा हो सकता है या इक्वल। अब इक्वल किस केस में होता है ये आप देख लीजिए, और डिस्प्लेसमेंट कम कब हो जाएगा ये आप देख लीजिए। भाई एक सिंपल सी बात है, जैसे मैं ये कह रहा था कि मैं यहां मूव कर रहा हूं, मैं ओरिजिन पे हूं,
अब मैं जैसे से आगे बढ़ रहा हूं तो यूनि डायरेक्शनल मोशन है। 1, फिर से काउंट करते हैं, ये ओरिजिन है, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स मैंने लिए। अब ये बताइए इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है? यस, दोनों बराबर है, दोनों 4 हैं, 4 स्टेप्स की काउंटिंग है। लेकिन जैसे ही मैं यहां से टर्न लेता हूं और एक कदम भी आगे बढ़ता हूं तो डिस्टेंस तो स्टेप्स की काउंटिंग है, 4 + 1 5 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया? डिस्प्लेसमेंट स्टेप्स की काउंटिंग नहीं है, इनिशियल से फाइनल के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, वो कितने स्टेप्स रह गए? टोटल 4 थे, एक लौटा, कितने बचे? 3, डिस्प्लेसमेंट 3, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5। अच्छा, एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। अब ओरिजिन से कितनी दूर है? 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स रह गए डिस्प्लेसमेंट, जबकि डिस्टेंस 4 जाना और 2 लौटना, 6। डिस्टेंस आप देखें बढ़ता जा रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है। और एक स्टेप कम करता हूं, डिस्टेंस अब 4 + 3 7, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1 स्टेप। और जैसे ही ओरिजिन पे आता हूं डिस्प्लेसमेंट खत्म, लेकिन डिस्टेंस खत्म हुआ क्या? नहीं, डिस्टेंस 4 + 4 8। ये दिमाग में रखिए। मोशन यूनिडायरेक्शनल है या टर्न ले रहा है, क्वेश्चन में स्पष्ट दिया होगा, क्लियर दिया होगा, दिमाग में रखिएगा। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ ये विजुअलाइजेशन पे रखिएगा। ये हैपनिंग होते हुए इसीलिए दिखाया जा रहा है आपको, जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए, आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए, जिससे हमेशा ये याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों को एक साथ देखते हैं। अब यहां पे यही कहा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर किस केस में हो सकते हैं? टिल बॉडी मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली, तब तक जब तक एक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। अगर उसने टर्न ले लिया तो आफ्टर द बॉडी टेक्स टर्न, जैसे ही बॉडी टर्न लेती है उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो सकते, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा। ठीक है। अगर कर्व पे मोशन हो जाए तो कर्व पे मोशन स्पष्ट है कि इस केस में जब मोशन हो रहा है तो आप पहले भी देख चुके हो कि इस मोशन के दौरान जो पाथ लेंथ होगा, यानी कि कर्व की जो लेंथ होगी, जो कि डिस्टेंस बोल रहे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगी। क्योंकि कर्व पे कभी भी ये लेंथ जो डायरेक्ट होती है ना, वो डिस्टेंस के बराबर नहीं हो सकती। बड़ी तो हो ही नहीं सकती, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा हो ही नहीं सकता, छोटा ही होगा। बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जो अभी आपने देखा, क्या? यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन मोशन। सिर्फ एक केस है यूनिडायरेक्शनल और स्ट्रेट लाइन जिस पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, अदरवाइज किसी केस में नहीं होंगे। अगर बॉडी टर्न ले लेती है तब भी नहीं, और कर्व पे भी नहीं। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होने की ही होती है, यही सबसे ज्यादा प्रोबेबल है। कोई भी कर्व आप ले लें यही होगा। लेकिन स्ट्रेट पाथ में संभावना है दोनों की, जो अभी अभी आपने देखा था, बराबर भी होने की और डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी होने की। ये देखिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लें आप किसी डेस्टिनेशन पर निकलते हैं, किसी शहर की तरफ निकलते हैं, और आपके शहर से वो शहर जो है सपोज 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अब डिस्टेंस 50 किलोमीटर का मतलब है कि वो जो रोड पे आप चले हो ना घूमते हुए, उसकी लेंथ। लेकिन अभी आप मैप से वो डिस्टेंस डायरेक्ट निकालेंगे तो कभी 50 नहीं आएगी, नापे सीधे सीधे, तो सीधी डिस्टेंस हमेशा 50 से कम आएगी। अब जो भी आए, 50 से 40 हो सकती है, 35 हो सकती है, जो भी, वो अलग बात है। लेकिन वो कभी भी कर्व वाले पाथ पे बराबर नहीं हो सकता। डायरेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस के, यानी कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर नहीं हो सकते। हमेशा पाथ लेंथ या डिस्टेंस ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, यही सत्य है। ठीक, ये ध्यान रखिए।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कंपैरिजन चल रहा है, चलिए उसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ मूविंग बॉडी ऑन यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। यूनिडायरेक्शनल आपको याद ही होगा, सिर्फ एक दिशा का मोशन। स्ट्रेट पाथ मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑन अ लाइन। ठीक, उस पे इसमें से हमें सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन जो करेक्ट हो। फिलहाल यहाँ पे राइट हैंड साइड में यस और नो, इस पे टिक करना है, ये देखते हुए कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, सब चेक करते हैं, मेरा मतलब है। तो आइए देखते हैं कि यूनिडायरेक्शनल पाथ पे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस में बी जीरो। भाई डिस्टेंस क्या जीरो हो सकता है? अभी यही तो डिस्कशन चल रहा था कि किसी भी पाथ पे जब मोशन शुरू हो जाएगा तो डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस एक ही केस में जीरो हो सकता है कि बॉडी चले ही ना। ओके, तो ये तो हो गया नो। ठीक, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉडी जब मूव कर रही है तो लौट के आती है कि नहीं अपने ओरिजिन पे। अगर बॉडी लौट के आ जाए ओरिजिन पे तब तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, अदरवाइज तो होगा नहीं। अब ये देखें यहाँ पाथ कौन सा है, ये मोशन कौन सा है, ये तो यूनिडायरेक्शनल मोशन है। तो यूनिडायरेक्शनल मोशन में तो आप जानते हैं मोशन सिर्फ एक दिशा का है, उसे टर्न बैक तो करना नहीं है, वापस तो लौटना नहीं है। तो वापस नहीं लौटेगा तो ओरिजिन पे आ ही नहीं सकता, तो वो तो हमेशा अवे जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो भाई इसमें ये भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? होंगे ही, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल मोशन है। इसमें तो स्ट्रेट पाथ पे एक ही दिशा में चल रहा है, तो वही डिस्टेंस है, वही पाथ लेंथ है, वही डायरेक्ट डिस्टेंस है और वही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर बॉडी टर्न ऑन लेती तो डिस्टेंस फिर डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाता। इक्वल होगा ही इसमें, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मोशन है इसलिए। ठीक, तो ये हो गया नो और ये हो गया यस। दिस वन इज करेक्ट। ठीक, ये यस। डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है? नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से तभी ज्यादा हो सकता है जब बॉडी लौटे। अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, मोशन एक ही डायरेक्शन का हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, नो। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस आगे बढ़ाते हैं। अब की बार क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर अ मूविंग बॉडी ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अब की बार ध्यान दीजिएगा, पाथ तो स्ट्रेट अब भी है, लेकिन अब की बार कैटेगराइज नहीं किया है। कहा नहीं है कि ये टर्न बैक कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब अगर सिर्फ स्ट्रेट पाथ है तो हमें दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और ये हो सकता है कि बॉडी अपने पाथ पे वापस लौटे। अच्छा, ऑप्शंस में ध्यान दीजिएगा, इस आर का मतलब है इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस यस यानी कि करेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हमें दोनों कैटेगरी को लेके चलना है, दोनों प्रकार के मोशन को, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हो या यूनिडायरेक्शनल एंड देन टर्न बैक, मतलब बॉडी लौट भी सकती है। ओके, तो दो केसेस लेके चलना है क्योंकि स्ट्रेट पाथ लिखा हुआ है। स्ट्रेट पाथ में दोनों मोशन हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ स्ट्रेट पाथ का मतलब है कि मोशन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और मोशन टर्न बैक वाला भी हो सकता है। चलें देखते हैं, पहला ऑप्शन है डिस्टेंस में भी जीरो। डिस्टेंस तो जीरो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि बॉडी चल रही है। अगर बॉडी चल रही तो डिस्टेंस जीरो तो हो ही नहीं सकता, काउंटिंग तो होगी। ठीक, तो नो।
डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, यस। यूनिडायरेक्शनल मोशन में तो नहीं होगा, लेकिन अगर बॉडी लौट ली और वापस आ गई अपने ओरिजिन पे तो जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, यस। डिस्टेंस में बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं बशर्ते कि मोशन यूनिडायरेक्शनल हो। तो इसमें तो दोनों प्रकार का ऑप्शन लेके चल रहे हैं हम लोग। तो यूनिडायरेक्शनल अगर मोशन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, ठीक, यस। डिस्टेंस में बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यस। अगर बॉडी यूनिडायरेक्शनल नहीं, वो टर्न बैक वाला मोशन ले ले, बॉडी चलते हुए वापस लौटने लगे, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, यस। तो इसमें 3 ऑप्शन जो है यस है। प्रैक्टिस हो रही है, देखते हैं ऐसे करके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, इस बार फिर एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, करेक्ट फॉर अ मूविंग बॉडी ऑन अ कर्व्ड पाथ। अब की बार कर्व्ड पाथ है। डिस्टेंस में भी जीरो, नो, किसी भी हालत में नहीं। मोशन हो गया, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, नो। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, यस। कर्व है, हो सकता है बॉडी घूम के ओरिजिन पे लौटा है, जैसे सर्कुलर मोशन जो दिखाया था नहीं मैंने आपको कि पूरे सर्किल पे ये कार चल गई, कंप्लीट कर लिया उसने। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यस। डिस्टेंस में भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा सिर्फ एक मोशन में होता है, वो दिमाग में रखिए हमेशा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ भी होना चाहिए, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट पाथ पे ही हो सकता है। कर्व पे तो बिल्कुल नहीं, कर्व पे तो हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। तो नो, डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स ये तो होता ही है, इसमें में भी होने का क्या है। कर्व पे जब भी मोशन होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होगा, क्योंकि कर्व पे जो पाथ लेंथ होती है हमेशा ज्यादा आएगी डायरेक्ट डिस्टेंस से। कर्व पे जो पाथ लेंथ होगी वो डिस्टेंस से, डायरेक्ट डिस्टेंस से, यानी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही आएगी, यस, ठीक है, ओके।